6.12 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो गई थी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो गया था। सेक्शन 2 सब क्लॉज 92 मिला आपको। अनलिमिटेड कंपनी, इसमें बस आपको यही याद रखना है कि ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स कैसे होते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी लेकर आते हैं, उसे अनलिमिटेड कंपनी बोला जाता है। आप अगर इसके मेंबर बनते हो तो आपकी लाइबिलिटी का कोई एक्सटेंड नहीं रहेगा। इवन आपको अपनी पर्सनल असेट सोल्ड आउट करके भी यहाँ पर पेमेंट देना पड़ सकता है। तो ऐसी सारी चीजें जिसमें कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या हो जाए, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं रहे, तो उसे कौन सी कंपनी बोलेंगे, अनलिमिटेड कंपनी। एकदम रीड ओनली वाला टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एमपी नहीं है, बट एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट याद रख कर जाना है कि लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू द होल अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट। कंपनी की पूरी जिम्मेदारी भी आप पर आ सकती है, समझ में आ रही बात। कंपनी की पूरी लाइबिलिटी भी आपके ऊपर आ सकती है, बट ही विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन from other member in case the company has share capital. The article of association must state the amount of share capital and the amount of each share. So long as the company is going concern, the liability on the share is only liability which can be enforced by the company. The creditor can institute the proceeding for winding up of the company for their claim. The official liquidator may call the member for their contribution towards the liability इन द डेट ऑफ द कंपनी विच कैन बी अनलिमिटेड। जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो मेंबर को कॉल करके क्या बोला जाएगा कि आपको कंपनी की सारी लाइबिलिटी चुकानी है। तो मेंबर बोलेगा मेरे पास तो एक शेयर है, वो भी 1 रुपये का, तो भी मैं क्या लाइबिलिटी चुकाऊं, तो वो बोलेंगे यस। इसका मतलब अनलिमिटेड वर्ड ही आपको बता रहा है कि इसमें कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी कैसे होने वाली है, अनलिमिटेड। सेक्शन 2 सब क्लॉज 92 क्लियर। अनलिमिटेड कंपनी छोटा सा कॉन्सेप्ट था, स्टार्टिंग अपन ने उससे की। आगे अनलिमिटेड कंपनी का एक चार्ट है, वो आप रिवीजन के लिए रखना। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ओपीसी पे रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसे आईएमपी वाले सेगमेंट में डाल देना। ओपीसी आपको पता है, नाम से ही पता पड़ रहा है क्या, 1 पर्सन कंपनी। कितने पर्सन होते हैं इसमें, 1। सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांस वर्जन अगर बोला जाए और उसे अगर कंपनी के फॉर्मेट में देखना हो तो कौन सी कंपनी फॉर्मेट होगी यहाँ पर, 1 पर्सन कंपनी। सेक्शन 2 सब क्लॉज 62 ओपीसी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 62 1 पर्सन कंपनी, एक ही मेंबर होगा इसमें। और यहाँ ओपीसी को हम प्राइवेट का टाइप मानते हैं, लिख लो। ओपीसी किसका टाइप है, ये प्राइवेट कंपनी का। 1 पर्सन कंपनी एक मेंबर से स्टार्ट हो सकती है, मिनिमम मेंबर 1। द कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस अ न्यू क्लास ऑफ कंपनी विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन। अंडरलाइन करी, किससे इनकॉर्पोरेटेड होती है, वो एक सिंगल पर्सन से, ठीक है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 62 ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइन 1 पर्सन कंपनी एज अ कंपनी विच इज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। 1 पर्सन कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस टू इनकरेज, कौन सी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आई है ये, कॉर्पोराइजेशन ऑफ बिजनेस। मतलब एक व्यक्ति को भी अगर हम कॉर्पोरेट एंटिटी में देखना चाहते हैं तो हम किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, ओपीसी। डिफरेंट फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस। अब देखो 1 साल आईसीआई ने क्या करा था, डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी पूछ लिया था। और सब सोचते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी में से क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने 5 नंबर। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा सा अलग है। बताओ क्या अलग है दोनों में। सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं, जैसे ही पर्टिकुलर बंदा गया उसके साथ बिजनेस भी स्वाहा। लेकिन कंपनी का एग्जिस्टेंस उसके मेंबर के एग्जिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। क्या बोलते हैं उस कॉन्सेप्ट को, परपेचुअल सक्सेशन। क्या बोला जाएगा उसे, परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर्स कैन कम, members can go, but the existence of company never ever be affected with the incoming and outgoing members. Is it clear? ठीक है। फिर उसके बाद में आगे देखो क्या लिखा है, सेपरेट लीगल एंटिटी पे अंडरलाइन करके पॉइंट नंबर फर्स्ट, बेसिस ऑफ डिफरेंस। सेपरेट लीगल एंटिटी पर अंडरलाइन करो, जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में नोट करो आज की डेट के साथ।
ओपीसी डिफर फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी आ गया। फिर उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद में वेयर इज इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरी द लाइबिलिटी ऑफ ऑनर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड एंड इट्स एक्सटेंडेड टू द ऑनर्स एंटायर असेट्स, पर्सनल असेट्स बिक सकती है, ठीक है। द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ ओपीसी आर सिंप्लीफाइड दो द एग्जम्पशन प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट इन कंपेरिजन टू अदर फॉर्म ऑफ कंपनी। ओपीसी को कंपनीज एक्ट 2013 ने बहुत सारी छूट दे रखी है, अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी में ये छूट नहीं है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, ओपीसी को कैश फ्लो बनाना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल कर दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जम्पशन किसको दिए गए, ओपीसी। तो ये ओपीसी का एडवांटेज हो गया कि अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें, दूसरी मतलब कौन सी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी और अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनीज जो है उनमें रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं, ओपीसी को थोड़ी क्या दी गई है, छूट। तीनों पॉइंट क्लियर। बताओ, ओपीसी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और ओपीसी में लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट भी होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में दोनों नहीं होता। एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट किस में रखी गई है, ओपीसी। यहाँ तक का पूरा समअप हो गया, फटाफट आगे बढ़ो। ओपीसी के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स देखो। ओपीसी इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओपीसी कौन सी कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, है ना। अब ये मॉड्यूल एक चीज लिखना भूल गया, अगर ओपीसी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल किससे ज्यादा हो जाए, 50 लाख से ज्यादा, और टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए, लिखो इफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ओपीसी, अगर ओपीसी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाए, है ना, और साथ ही में क्या, उसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से एक्सीड कर जाए, लिखा आपने, पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट क्या है 50 लाख और टर्नओवर की लिमिट क्या है, ये दोनों क्रॉस हो जाए और अगर उसे स्टेब्लिश हुए 2 साल से ज्यादा हो जाए, तो ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी फॉर्म ऑफ कंपनी। ओपीसी को आप किसी भी दूसरी कंपनी में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ओपीसी कैन ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू एनी टाइप ऑफ कंपनी एक्सेप्ट एनपीओ अंडर सेक्शन 8। OPC can be converted into any type of company except NPO सेक्शन 8 कंपनी में वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, बाकी वो किसी में भी कन्वर्ट हो जाएगी अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा और अगर उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि भैया आपने लिमिट ही क्रॉस कर दी। अब आपको प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट करनी है, बाकी आपका डेजिग्नेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, रह ही नहीं सकती है, पेनल्टी लग जाएगी अगर ओपीसी में ही काम करती रही तो। ओपीसी की क्या लिमिट, 50 लाख, 2 करोड़ और 2 साल, याद रहेगी। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ जाता है, मॉड्यूल में कहीं लिमिट ही नहीं लिखी है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट लिखना भूल गए शायद। चलो, किस में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, एनपीओ प्राइवेट कंपनी का सेक्शन, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। अभी तो कोई लिमिट नहीं है मॉड्यूल में पेड अप शेयर कैपिटल की ना, वो बोल रहे हैं कि कितने से रजिस्टर्ड होगी पेड अप, उसकी लिमिट नहीं है, कन्वर्जन की नहीं बोल रहे हैं। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की कोई लिमिट नहीं, भाई कितने से भी शुरू करो, आपकी इच्छा, एक ही बंदा है ना, कितने रुपए लाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा निकल गए क्या, टर्नओवर, और 50 लाख से ज्यादा क्या हो गई, पेड अप। मतलब सोचो कि ये कितना स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कितनी कम कैपिटल है, और उससे ज्यादा हुई तो हम आपको ओपीसी नहीं मान सकते। ठीक क्या है या गलत, जल्दी बताओ, क्यों ठीक तो किया पर क्यों। सोचो अगर ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर रख दें और एक ही बंदा है, लायबिलिटी, बिजनेस बंद करने पर ज्यादा लोगों को नुकसान
नहीं होगा, इसलिए ओपीसी में लिमिट कम से कम रखी गई है। समझ में आ गया? एनपीओ का फुल फॉर्म बोलो बेटा, सेक्शन बोलो, सेक्शन 8। एनपीओ का सेक्शन क्या है? 8। पब्लिक कंपनी का बोलो सेक्शन 2 सब क्लॉज 71। प्राइवेट कंपनी का बोलो सेक्शन 2 सब क्लॉज 68। होल्डिंग कंपनी का सेक्शन 2 सब क्लॉज 46। गारंटी कंपनी सेक्शन 2 सब क्लॉज 21 और लिमिटेड बाय शेयर का 22। ओपीसी पढ़ रहे हैं उसका सेक्शन है 2 सब क्लॉज 62। डायरेक्टर हमने पढ़े थे उसका सेक्शन था 2 सब क्लॉज 34 और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का था 2 सब क्लॉज 10 और कंपनी का था 2 सब क्लॉज 20। बार बार रिवाइज करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारे ओपीसी का सेक्शन। ओपीसी की लिमिट ओनली 1%, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नो रिक्वायरमेंट। मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शेल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन। किसका नेम इंडिकेट करेगा? अदर पर्सन। कौन इंडिकेट करेगा? कहीं कॉपी में लिख लो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हु शेल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ। किसकी? एक मेंबर है, मर गया, लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी? और हिज इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। उसका नाम आपको मेमोरेंडम में बताना पड़ेगा जो सब्सक्राइबर के डेथ के बाद लायबल होगा। ऑफ कोर्स नॉमिनी होगा। द अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम शेल गिव अ प्रायर नोटिस और रिटर्न कंसेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड सेम शेल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद इट्स ई मेमोरेंडम इन ER। भाई अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई और वो ओपीसी का एक मेंबर, तो वो किसी मिस्टर राम का नाम बता रहा है कि मेरी डेथ के बाद ये पूरा बिजनेस संभाल ले, तो क्या राम से नहीं पूछोगे? पूछना पड़ेगा ना। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, उससे कंसेंट लो, अंडरलाइन, उससे कंसेंट लेकर आओ कि हम आपको कंपनी का क्या बना रहे हैं? नॉमिनी। हमारी डेथ के बाद आप लोग क्या रहोगे? रिस्पॉन्सिबल नॉमिनी। क्या लेकर आओ उससे? रिटर्न कंसेंट। लिखा आपने? रिटर्न कंसेंट। बेटा नोट्स बनाओ, रनिंग नोट्स। क्या कर रहे हो? कॉपी वॉपी कहाँ है? कॉलेज में थोड़ा पढ़ रहा है, कॉपी कहाँ है बेटा? डेट डालो, लिखो उसमें रिटर्न कंसेंट। ये देखो ये बच्चे कितनी प्यारे नोट्स बना रहे हैं आगे बैठकर, है ना। इनकी कॉपी देखकर मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि कभी कल से भूल भी गए। अच्छा मेरे लेक्चर देख रहे हो आप लोग यूट्यूब पे, ऐसे ही ऑन कर लो, चलने दो, दिमाग में बार बार रिवाइज होंगे, आवाज़ बार बार आएगी, बस इसको ऑन करके छोड़ दो। आप इधर घूम रहे हो उधर घूम रहे हो, लेकिन अगर लेक्चर चल रहा है वही की वही लॉ फिर से रिपीट हो रहे हैं तो आपको लर्न होते जाएगा। ये बात ध्यान रखना। सारा क्लास में पढ़ाया हुआ याद आता जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो आप इस लेक्चर को बिल्कुल ऑन करके छोड़ दो। आप कुछ भी करते रहो, आप रिटर्न नोट्स बनाओ, उससे आप मॉड्यूल में एक बार रिवाइज करो, पर उसको सुनते रहो, आपको लॉ रिवाइज होगा, आपको खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यही कारण है कि उसको यूट्यूब पे डाला गया है, उसको ऐप पे नहीं डाला, क्योंकि ऐप में टाइम लिमिट होती है। उसको ऑन कर दिया, बार बार चल रहा है, अपन भले ही दूसरा काम कर रहे हैं, एक बार हमें रिकॉल हो रहा है कि अच्छा मिनिमम इतने, मैक्सिमम इतने, सेक्शन ये है। समझ में आ रही बात? चलो, द मेंबर्स ऑफ ओपीसी मे बी एट एनी टाइम। हाँ, कंसेंट वाला पॉइंट समझ में आ गया? किससे कंसेंट लेके आओगे जल्दी बताओ। ओपीसी का सेक्शन बताओ, ओपीसी के मिनिमम मेंबर बताओ, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल बताओ, कितने से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल पर कन्वर्जन 50 लाख, कितने से ज्यादा टर्नओवर पर कन्वर्जन, कितने साल के बाद कन्वर्जन 2 साल, तब कन्वर्जन पॉसिबल है क्या? सब में कन्वर्ट हो सकती है। एनपीओ में एनपीओ का सेक्शन बताओ, बस ऐसे याद करना। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। द मेंबर ऑफ ओपीसी मे एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी एंड द कंपनी शेल इंटीमेट द सेम टू द रजिस्ट्रार। उस पर्सन को चेंज करना है तो कंपनी कर सकती है क्या? नॉमिनी किसको बनाया था? मिस्टर राम को। उठाकर उसको क्या कर दिया? कंपनी ने चेंज कर दिया। इंटीमेट करना पड़ेगा क्या? हाँ, लिख लो साइड में, मिस्टर राम को इंटीमेट करके चेंज किया जा सकता है। जितना लिखोगे उतने नंबर आएंगे। मॉड्यूल में लिखा हुआ है, उसके बावजूद बादल बनाओ पास में और उसके अंदर लिख दो, बॉक्स बनाओ, उसमें लिख दो कि मेंबर कैन चेंज, मिस्टर राम को किसी भी समय बाहर निकाला जा सकता है, बट प्रायर इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड। अपनी लैंग्वेज में लिखे गए वर्ड्स एग्जाम में याद आते हैं।
आगे पढ़ो जल्दी से. एंड एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन शेल नॉट बी डीम्ड टू बी एन ऑल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम. सबसे मेन बात. चलो बताओ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन सा डॉक्यूमेंट है, एक्सटर्नल के इंटरनल? सेक्शन क्या था? 4. वेरी गुड. सेक्शन 4. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर निकल जाओ तो क्या कहलाता है? अल्ट्रा वायरस. मेमोरेंडम से बाहर चले जाओ तो एओए कहलाता है. बहुत कूल बेच है यार, मजा आता है पढ़ाने में, है ना. किसी से भी बाहर चले जाओ कुछ तो कहलाएगा. अब क्या कहलाएगा? बोले एओए, क्योंकि हमको वो नाम याद है ना. तो मेमोरेंडम से बाहर चले जाओ तो क्या बनता है बेटा? अल्ट्रा वायरस. अल्ट्रा वायरस एक्ट का रेटिफिकेशन, हाँ सही बोल रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है. चाहे 100% शेयर होल्डर, ऑल क्रेडिट गोज टू यूर चक्की, जहाँ का तुम आटा खाते हो. बहुत शानदार चक्की, वहीं का आटा खाते रहो, बढ़िया याद रह रहा है ना. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर चले जाओ तो क्या बन जाएगा? अल्ट्रा वायरस. 100% शेयर होल्डर कंसेंट दे दे तो भी इसका रेटिफिकेशन, रेक्टी नहीं, रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं. ठीक है, फिर से पूछूंगी थोड़ी देर बाद, भूलने के पहले. एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन शेल नॉट बी डीम्ड टू ऑल्ट्रेशन. 5 नंबर का क्वेश्चन एक लाइन पे बन जाएगा. बोलेंगे कि क्या नॉमिनी का नाम चेंज करना सेक्शन 13 मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन माना जाएगा क्या? हाँ बेटा, बुक में देखिए, जो भी ई फॉर्म में देखो, समझ में आया? तो क्या ऑल्ट्रेशन माना जाएगा मेमोरेंडम का? नाम चेंज करना मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन नहीं माना. छोटी छोटी सी बारीक बारीक से चीजें पूछ लेते हैं और हम सोचते हैं हमने इसको कहीं तो पढ़ा था. मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन नहीं माना जाए. ठीक है. अच्छा, एक कंपनी थी, वो जूते चप्पल बना रही थी. अब वो अचानक से गोल्ड के सेक्टर में उतर गई. क्या मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन माना जाएगा? हाँ. कौन से क्लॉज का? ऑब्जेक्ट क्लॉज. और अगर आपने कंसेंट लिए बिना ऑल्ट्रेशन कर दिया, बिजनेस चेंज कर दिया, वेरी गुड, अल्ट्रा वायरस. इलीगल नहीं, क्या कहलाएगा? अल्ट्रा वायरस. समझ में आ गई बात? ये जो मैंने बताया इस पे क्वेश्चन आ चुका है. रबर टायर कॉन्टिनेंटल लिमिटेड का, टायर्स बनाने वाली कंपनी अचानक से बकेट्स बनाने लग गई. उस पर केस हुआ तो उसने बोला कि सर क्या हो गया, ये तो प्लास्टिक मटेरियल. तो कंपनी लॉ ने क्या बोला कि चेंज करने के पहले आपको, जल्दी बोलो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर कर दे. कौन सा सेक्शन? 13. मेमोरेंडम का अल्टरेशन 13. चलो आगे बढ़ते हैं. ओनली ए नेचुरल पर्सन. मैडम इसमें क्या रॉकेट साइंस है? नेचुरल पर्सन तो हमको सबको पता है. ओनली ए नेचुरल पर्सन, फिर से याद दिला रही हूँ, अंडरलाइन करो. हु इज इंडियन सिटीजन. 2 रिक्वायरमेंट. कौन सा पर्सन होना चाहिए? आत्मा, भूत और प्रेत नहीं चलेंगे. कौन सा पर्सन होना चाहिए? नेचुरल पर्सन. इनका कहने का मतलब है कि नेचुरल पर्सन मतलब लीगल एंटिटी भी नहीं, कॉर्पोरेशन भी नहीं चलेगा, नेचुरल पर्सन चाहिए. फिर इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदर, रहे कहीं भी रहो, होना क्या चाहिए? इंडियन सिटीजन. shall be eligible to incorporated one person company, shall be nominee for the sole member of OPC. एक्सप्लेनेशन मोस्ट IMP अंडरलाइन करो, हाईलाइटर चलो बढ़िया पिंक कलर के पेन से. एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल, ROI मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 120 days. समझ गए? ये पूछते हैं आपसे, नॉट लेस देन 120 days, 120 दिन एग्जैक्ट इंडिया में रहना चाहिए. ठीक है. ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. कब? फाइनेंशियल ईयर जो गया उसका इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो, उसमें कितने दिन रहना चाहिए? उससे कम रहा नहीं बनेगा. तो शर्तें क्या क्या होगी? नेचुरल पर्सन,
नंबर 1 लगा दो। दूसरी शर्त क्या हो गई? इंडियन सिटीजन। तीसरा, रेसिडेंट इंडिया में हो या बाहर। चलेगा क्या? चलेगा क्या? रेसिडेंट इंडिया में हो या अदरवाइज चलेगा क्या? चल, भले ही वो पाकिस्तानी, भले ही वो गलत। चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? मैंने कब पढ़ा है कि पाकिस्तान का व्यक्ति, बोल रही हूँ ना कि इंडिया में रहे या बाहर। इंडियन सिटीजन का होना चाहिए, रहे कहीं भी रहो। रहना और सिटीजनशिप में अंतर तो पता है ना। रहे तो हम कहीं पे भी सकते हैं, सिटीजनशिप कहाँ की? इंडिया। चलेगा पाकिस्तान का? कितने लोग ना बोल रहे हैं? 1 2। अरे भाई साहब, अरे मैं ढेरी दिख रही हूँ क्या? प्रियांश, हाँ या ना? हाँ, चलेगा? चलेगा। हाँ, ना वाला 1 2। बेटा मैं पूछ रही हूँ कि अगर आप ओपीसी फॉर्म करते हो, आप इंडियन सिटीजनशिप के हो, पर आप रहे पाकिस्तान में रहो, आपकी ताई जी है, खाला जान है, जिसके लिए आपको बार बार जाना पड़ता है। खाला जान तो मौसी होती है। हाँ ठीक है, चलेगा क्या? अल्लाह अकबर नहीं। यहाँ पे बताओ चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। नहीं वाले 2 लोग हैं, तो वो लोग आंसर दे कि क्यों नहीं चलेगा। हाँ, पहले आगे से पूछते। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, तो उसका फिर रूल बताओ। पाकिस्तान है तो। अरे भाई साहब, पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। एनिमी कैरेक्टर का कोई व्यक्ति अगर इंडिया में आ जाए और कंपनी फॉर्म करे तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील लग जाता है, तो नहीं चलेगा। इस क्लॉज के कारण चलेगा, पर उस क्लॉज के कारण तो तुम घूम जाते हो, तुम्हारी भावनाएं जग जाती। पाकिस्तान, अरे वो थोड़ी ना पूछ रहे हैं, क्लॉज पूछ रहे हैं। नींद खुली? हाँ बिल्कुल है, पर इसी लॉ का एक दूसरा क्लॉज अपोज कर रहा है ना, तो पूरे लॉ को मानना पड़ेगा ना। इवन कभी कभी इस लॉ को पढ़ रहे और दूसरे लॉ ने मना कर रखा है, तो भी गड़बड़ हो जाती है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11 1872 कहता है कि माइनर हैज नो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, बट सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑन द अदर हैंड बोलता है कि माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी पार्टनर। क्यों भाई? एक तरफ बोलते हो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी से बाहर है, दूसरी तरफ बोलते हो कि हम इसको क्या बना रहे हैं? पार्टनर। नहीं, उससे मतलब तो ना कॉन्ट्रैक्ट तो करवा रहे हो ना उससे, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी से आप पे इंडियन लॉ मना कर रहे हो और दूसरे ने हाँ कर दिया, तो एक लॉ दूसरे लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है, पर एक ही लॉ में दूसरा प्रोविजन अगर मना कर रहा है तो वो नहीं हो सकता। वहां वो ब्रैकेट में लिखते हैं एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ सेक्शन 11, लॉ बनाते हैं। तो समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हो गया कि कितने दिन रहना जरूरी है? इंडियन सिटीजन होना, रहना बाहर भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नो पर्सन शेल बी एलिजिबल इन टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 ओपीसी। नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेटेड मोर देन, मतलब जल्दी बताओ, एक से ज्यादा ओपीसी बनाओगे क्या? एक से ज्यादा ओपीसी बनाओगे क्या? नहीं, एक से ज्यादा ओपीसी में नॉमिनी भी नहीं बन सकते। और वहीं एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो घुमा देते हैं। श्यामलाल बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नया नया जोश है, चाहता है कि 15-20 कंपनी में तो ओपीसी फॉर्म करे या नॉमिनी बने, कर सकता है? एक्सपीरियंस बहुत है उस बंदे को? नहीं, मतलब नहीं। ठीक है, समझ गए? एक से ज्यादा ओपीसी मना। बाद में सारे लोग आपसे पूछूंगे बेटा, है ना? हाँ, आपसे भी याद है सब? पूछ लूं? चलो आप बताओ बेटा, प्राइवेट कंपनी के मिनिमम मेंबर? प्राइवेट कंपनी के मिनिमम मेंबर, शाबाश। आदित्य, प्राइवेट कंपनी के मिनिमम मेंबर 5 7, हाँ बोलो 2। जिनका अटेंड दूर है वो कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं 2।
कुछ लोग पेज पलटने की कोशिश में जुट चुके हैं, कुछ सोच रहे ऐसा भी कुछ बताया था क्या, कुछ सोच रहे ठंड बहुत है शायद इसलिए भूल गए। अरे भगवान, प्राइवेट कंपनी में कितना लेवल टच कर रही हूँ इंटरमीडिएट का, और तुम लोग प्राइवेट कंपनी के मिनिमम मेंबर 7 बता रहे हो इशारा करके उधर से। कोई बोल रहा अच्छा हो, नहीं बोला अपन तो फ्री। कोई सोच रहा वैसे भी कहा था अच्छा हो मैडम ने नहीं पूछा। अरे दादा, इतना सा याद रख लो, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक में 7, ओपीसी में 1। क्या बेटा सुना पब्लिक, ठीक है, सॉरी बेटा। आगे नो माइनर, अब मैं क्या लेवल पे थी और मैं क्या लेवल पे आ रही, ठीक है। अब मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाती हूँ कि आपको सब याद रहता है। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू एनी कंपनी, सेक्शन 8। सच कंपनी कैन नॉट बी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो एनपीओ में कन्वर्ट नहीं हो सकती। दो इट मे बी कन्वर्टेड प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, हमने बताई थी, बताया था ना। प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकते हो, पब्लिक में कन्वर्ट हो सकते हो, पर एनपीओ में कन्वर्ट नहीं हो सकते। दान धर्म यहाँ पे नहीं चलेगा। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, टेक अ डीप ब्रीथ, आगे पढ़ते हैं। नो माइनर शेल बिकम मेंबर ऑफ नॉमिनी ऑफ ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विद द बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ट्रिपल स्टार। एक एक लाइन में केस बनने की पॉसिबिलिटी। ओपीसी में कितना टाइम लग रहा है, माइनर को हटा ही दी, ना बेनिफिट के लिए और ना अदरवाइज। माइनर चाहिए ही नहीं तो कहाँ माइनर की एलिजिबिलिटी, पार्टनरशिप, याद है, ठीक। अच्छा बताओ, चलो। सच कंपनी कैन नॉट कैरी ऑन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एनबीएफआई अलाउड नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट करना ओपीसी को तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में करो प्रभु। बैंक जिस पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगता है, अगर वो बैंक है तो आप वहां जाकर एफडी ओपन कर सकते हो। डू नॉट काउंट पेज, उससे कोर्स जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो आप ये मान के चलो कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो ओपीसी को अलाउड नहीं। अरे भाई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं। क्या अलाउड नहीं है, क्या अलाउड नहीं है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करोगे चलेगा, एनपीओ में कन्वर्ट होगे चलेगा। 50 लाख से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल हुई, क्या गजब हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 2 करोड़ से ज्यादा क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस 2 साल से ज्यादा। 120 दिन से कम रहोगे तो क्या नहीं बन सकते, ओपीसी फॉर्म। एक से ज्यादा ओपीसी कर ले फॉर्म, एक से ज्यादा में नॉमिनी। चलो आज तो समझ में आ रहा है, आज तो आता है। चलो आगे देखो, ओपीसी के सारे कैरेक्टर खत्म। प्राइवेट कंपनी टाइम पास है, पढ़ के जाने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ रीडिंग होगी। प्राइवेट कंपनी पता है ना कौन सी होती है, सबको पता है, चलो बताते जाओ। जो पब्लिक नहीं, शाबाश, बहुत शानदार डेफिनेशन लॉ की तरफ से। सेक्शन 2 सब क्लॉज 68 और वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ टेम्परल प्रोफेशनल एकेडमी सेड दैट जो पब्लिक में। आगे जो शेयर्स इशू कर सकती है, अरे बोलो, शेयर्स इशू। प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू नहीं करेगी, नहीं। किसको करेगी, फ्रेंड्स और फैमिली में। किसको नहीं करेगी, पब्लिक। प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, प्रोस्पेक्टस का सेक्शन बता दो। क्या 70, शाबाश। सेक्शन 2 सब क्लॉज 69 प्रमोटर, सेक्शन 2 सब क्लॉज 70 प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। सेक्शन 2 सब क्लॉज 68 वाली कंपनी मतलब कि प्राइवेट कंपनी। क्लियर है, क्लियर है। प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगी, पब्लिक को नहीं बुलाएगी, पब्लिक डिपॉजिट इनवाइट नहीं करेगी, शेयर ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने, 3 डायरेक्टर और मैक्सिमम 15, मिनिमम मेंबर 7। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हो गया यहाँ पर। अब एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, अंडरलाइन और लिखो कॉपी।
एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स 200। समझ गए, ओपीसी में लिमिट नहीं है, इसमें लिमिट है कितने की 200, क्योंकि ओपीसी भी एक प्राइवेट है पर वहां लिमिट नहीं है। यहाँ लिमिट कितनी बता दी, इसका सेक्शन क्या है, ओपीसी का क्या था, एनपीओ 62, एनपीओ का क्या था, सेक्शन है, एनपीओ में कन्वर्ट नहीं हो सकते, प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती है, पब्लिक कंपनी शेयर ट्रांसफर कर सकती है, पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, प्रोस्पेक्टस का सेक्शन 2 सब क्लॉज 7। शाबाश, अब मजा आ रहा है पढ़ाने। प्रोवाइडेड दैट वे 2 or more person hold 1 or more share in a company jointly, ये आप समझाओगे मुझे। They shall for the purpose of this clause be treated as a single member। गजब ही कर दिया इनने तो, एक तो बोल दिया कि ओपीसी पे लिमिट नहीं लगेगी, और आगे के प्रवचन तो आप मुझे समझाने वाले हो। क्लियर नहीं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर एक शेयर को इशू करें उनके नाम पर है तो वो एक ही मेंबर काउंट होगा। करेक्ट, वेरी करेक्ट। एक शेयर के 2 ऑनर है, नंबर ऑफ मेंबर की काउंटिंग मैक्सिमम कितनी, अरे आवाज नहीं आ रही है, 200, उसमें उसे एक ही मेंबर काउंट किया जाएगा, है ना। अब सुन लो, एक काम की बात याद आ गई, आपको पता है आपका कंपनी लॉ का जो पेपर सेट होकर आता है उसमें न्यूमेरिकल काउंटिंग वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए कैलकुलेटर लेकर जाना लॉ के पेपर में। वो आपको दे देंगे कि इसकी पेड अप शेयर कैपिटल इतनी है, इसके मेंबर इतने, आप हाथ से काउंट करोगे, प्लस माइनस करोगे, 4-5 मिनट का टाइम बिगड़ेगा, कैलकुलेटर लेकर जाना। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं लॉ में, लिमिट वाले, ठीक है, समझ गए। तो बताओ कि जॉइंट मेंबर को क्या ट्रीट किया जाएगा, सिंगल काउंटिंग, किसकी 200 की, लिख लो साइड में। हाँ, शेयर्स बेचना है तो दोनों की कंसेंट लगेगी। हमारी कंपनी 201 वाली कंपनी नहीं कहलाएगी अगर राम और श्याम दोनों ने एक ही शेयर होल्ड कर रखा है, तो राम और श्याम को मिलाकर एक ही मेंबर ट्रीट किया जाए। वोटिंग राइट्स किसको मिलेंगे, किसको मिलेंगे, जिसका नाम मेंबर ऑफ रजिस्टर में पहले लिखा, जैसे राम एंड श्याम ऐसा लिखा हुआ है तो किसको मेंबर मानेंगे, राम। हालांकि इंटरमीडिएट का कोर्स है पर ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए। आगे देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी, फिर से अंडरलाइन हाइलाइटर है। पूरा क्वेश्चन पूछा गया था कि 200 मेंबर काउंट करके बताओ कि कंपनी प्राइवेट है या नहीं। Person who having been formally in the employment of the company were member of company while in the employment and have continued to member after the employment ceased shall not be included in the number of member। एम्प्लॉय को काउंट नहीं कर, किस किस को हटा दिया, और जॉइंट मेंबर को क्या ट्रीट किया गया, सिंगल मेंबर, ठीक है। हाँ, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया भाई, प्राइवेट कंपनी तो कैसे बुलाएगी। प्राइवेट कंपनी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आपके लिए छोड़ दूं क्योंकि आप इससे रिवीजन कर सकते हो आराम से, है ना। स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सब क्लॉज 85, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन बोलो 268, पब्लिक कंपनी का सेक्शन बोलो 2 सब क्लॉज 71, होल्डिंग का सेक्शन बोलो 2 सब क्लॉज 46, सब्सिडरी का बोलो 2 सब क्लॉज 87, गारंटी कंपनी 2 सब क्लॉज 21, शेयर वाली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर 2 सब क्लॉज 22, ओपीसी 2 सब क्लॉज 62, स्मॉल कंपनी 2 सब क्लॉज 85।
हम आ गए स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल लिमिटेशन। ओपीसी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल बताओ। हाँ 50 लाख, नो लिमिट। हाँ मिनिमम लिमिट पूछा है मैंने, मैक्सिमम 50 से ऊपर पहुंच गई। ऐसे ही सीए वाले बच्चे बेचारे सोचते लॉ का पेपर बहुत इजी था, पर वो वर्ड नहीं पढ़ा कि पूछ क्या रहे हैं। आज आपका टेस्ट था सोगा का, जो मैंने नहीं लिया। उसका रीजन है कि नेक्स्ट संडे मेरी छुट्टी है ना, किसी रीजन से घर में शादी, तो आपको उस समय मैं टेस्ट प्रोवाइड फॉर करूंगी और आपको यहाँ बैठकर वो टेस्ट पूरा सॉल्व करना है अच्छे से। नहीं 2 यूनिट, फर्स्ट और सेकंड। पूरा सोगा दे दो, 2 तो आप आज ही करके आए होंगे। क्यों अभी 2 क्यों नहीं करी? पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, स्मॉल कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट दे दिया और टर्नओवर का लिमिट दे दिया। पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट पढ़ के बताओ कितना है जल्दी। सच हायर नंबर ऑफ अमाउंट कितनी है? 10 करोड़। 50 लाख से 10 करोड़ की लिमिट किसकी? पेड अप, वहां लिख लो। और टर्नओवर की लिमिटेड लिमिट क्या है? 2 करोड़ से 100 करोड़। टर्नओवर की लिमिट क्या है? 2 करोड़ से 100 करोड़। चलेगा, हायर तक 100 तक जा सकता है, 2 करोड़ तक भी जा सकता है। लिमिट हो गई है। हायर मतलब और लिमिट को बढ़ा दिया गया। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 लाख से 10 करोड़ और 2 करोड़ से 100 करोड़। याद रह जाएगी स्मॉल कंपनी लिमिट। एक्सेप्शन, दिस क्लॉज शेल नॉट अप्लाई टू होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, एनपीओ कंपनी। और क्या लिखा है? बॉडी कॉर्पोरेट लिखा है। बॉडी कॉर्पोरेट। अब पता है क्या करते हैं वो? क्वेश्चन शुरू करते हैं कि एक होल्डिंग कंपनी है, या ऐसा भी नहीं बोलेंगे, एक कंपनी है जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 40, क्वेश्चन सुनना, एक कंपनी है जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 46 में रजिस्टर्ड कंपनी है, उसने लिमिट एक्सीड कर दी और बोला जा रहा है कि इसने स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सब क्लॉज 85 का प्रोहिबिशन किया, इस पर पेनल्टी लगानी चाहिए। तो सीएस बोल रहा है कि सर हमारी कंपनी पर पेनल्टी नहीं लगेगी। आपको डिसाइड करना है कि पेनल्टी लगेगी या नहीं। नहीं लगेगी, क्यों? होल्डिंग कंपनी पर ये क्लॉज, तो सबसे पहले ये देखना कि वो होल्डिंग है या वो सब्सिडरी है। तो 285 की रेंज से क्या कर देना? बाहर। क्लियर? ये तो वही पूरा क्वेश्चन गलत। हम पूरा आंसर लिख के आ जाएंगे कि लिमिट तो ये है, टर्नओवर ये, और बाहर निकलते से ही आपका एक फ्रेंड पूछ रहा है कि वो क्वेश्चन अटेंड किया। बोले हाँ किया। क्या लिखा उसमें? बोले अच्छा बढ़िया, 1.5 पेज का आंसर लिख के आया हूँ। पूरा स्मॉल कंपनी को समझा दिया, एक नंबर नहीं काट सकता। तो बोले बेवकूफ, देखो नंबर ही नहीं आएंगे। बोले क्यों? क्योंकि उस पर सेक्शन 2 सब क्लॉज 85 लगता ही नहीं। समझ में आ रही है बात? और आपका टाइम भी गया। क्लियर? नहीं लगेगा एनपीओ पर, नहीं लगेगा होल्डिंग सब्सिडरी पर, और बॉडी कॉर्पोरेट पे भी नहीं लगेगा। अब कॉपी निकालो, कॉपी निकालो जल्दी। बेटा आप लोग भी, हाँ सभी लोग कॉपी में लिखो बॉडी कॉर्पोरेट। बुक में कहीं डेफिनेशन नहीं बॉडी कॉर्पोरेट की, और उसी के बारे में पूछ लेते हैं। सीए फाइनल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 नंबर, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 11। कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी सीए फाइनल वाले, बॉडी कॉर्पोरेट पूछ लेंगे।
मजाक कर रहे हैं क्या? पूछ लियो। इसलिए सब आना चाहिए, है ना, मॉड्यूल में हो या ना हो, हमें क्या करना, हम तो इतने अच्छे बच्चे पूरा नॉलेज लेकर एग्जाम में जाएंगे। ये बात अलग है कि याद कितना रहता है, पर कोशिश तो करेंगे। 2 सब क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट, 2 सब क्लॉज 11 ऑफ कंपनीज एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट इज एन एंटिटी, body corporate is an entity which is registered under the Companies Act 2013. Even Section 2 subclause 42, Section 2 subclause 42 companies, even Section 2 subclause 42 companies are also included in this clause, but does not include any, but does not includes लिखना, ES, any entity or company incorporated in other act, ठीक है। अब बताओ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इस डेफिनेशन को पढ़कर आपको क्या लगता है? पहला क्वेश्चन, सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 वाली कंपनी इसमें आएगी क्या? बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन पढ़ ली। बॉडी कॉर्पोरेट में वो सारे एंटिटी इंक्लूड हो जाएंगे जिस पर कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 वाली कंपनी आएगी क्या? हाँ, क्योंकि वो तो कंपनीज एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन ही है ना। दूसरा, सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 खत्म हो गया। हाँ, सेक्शन 2 सब क्लॉज 42 वाली कंपनी आएगी क्या? हाँ, कौन सी कंपनी होती है? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी आएगी क्या? नहीं। नहीं वाले लोग हाथ ऊपर करो, सॉरी, हाँ वाले लोग हाथ ऊपर करो। आप बताओ क्यों आएगी? क्या? अच्छा, बहुत ही स्मार्ट बच्चा आ रही है। तो फॉरेन कंपनी डेफिनेशन में लिखा है, इसलिए फॉरेन कंपनी भी तो कंपनीज एक्ट में ही डिफाइन है, रजिस्टर्ड है, डिफाइन है ना। तो इंक्लूड फॉरेन कंपनी डेफिनेशन नहीं बोल दिया है। सही आंसर था बेटा, वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्या नहीं आएगा मैडम? कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कौन सा एक्ट लगता है? 1912, 1912। तो वो नहीं आए। कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, डिफाइन हो, आ जाओ। बाहर किसी एक्ट ने डिफाइन करा है, रजिस्टर्ड हो तो मत। बॉडी कॉर्पोरेट समझ में आ गया? इस एक वर्ड को समझाने के लिए अपने को इतना टाइम लगा, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट पे क्या नहीं लग रहा है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 85 नहीं लगा। मजे आ रहे? ठंड में गर्मी का एहसास, सारी ठंड भग गई कंपनीज एक्ट पढ़ के। एकदम भूल गए हम कौन सी दुनिया में जी रहे, बिल्कुल डीप थिंकर बन गए। आंसर सही लिख के आना, वो घुमा दो। चलो, फॉर द पर्पज, क्या सेक्शन 85? उसी की तो बात है। स्मॉल कंपनी बेटा, स्मॉल कंपनी की लिमिट बता दो। पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से, और टर्नओवर की बता दो 100।
ठीक है। एज में भी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ हायर अमाउंट तक जा सकता है, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, अमेंडमेंट्स आ सकते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आपके लिए छोड़ दिए गए हैं। अब स्मॉल कंपनी के कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स आ गए हैं, अपडेट होकर आ गए हैं, इसलिए आपको नीचे वाली लिमिट को ज़्यादा सिग्निफिकेंटली वेटेज देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ब्रॉड लिमिट थी और ये आपको प्रिस्क्राइब लिमिट बता रहे हैं। समझ गए दोनों में अंतर? वो एक रेंज थी और ये एक पर्टिकुलर लिमिट है, तो आपको ये मतलब इसके हिसाब से डिसाइड करना है। वो हायर अमाउंट तक जा सकती है, लॉ डिस्क्राइब कर दे तो ऊपर जो लिमिट बताई थी, तो आपको लैंग्वेज में ही लिख के आनी है, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ हायर अमाउंट, बाकी लिमिट ये दे रखी है, इसको रट लेना। ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, मतलब अभी ये चल रही है, समझ रहे हो ना डिफरेंस? हाँ, पब्लिक कंपनी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सबको पता है पब्लिक कंपनी क्या होती है। अंबानी की कंपनी प्राइवेट है, पब्लिक। टाटा की कंपनी पब्लिक है। MDH मसाले प्राइवेट लिमिटेड, शाबाश। तो MDH मसाले प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी का थोड़ा बहुत नॉलेज या LTD और PVT LTD से समझ जाना एग्जाम में। चलो ये अपन मिनिमम मेंबर मैक्सिमम सब होगा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। होल्डिंग सब्सिडरी पर आ जाओ। होल्डिंग 246, सब्सिडरी 287। होल्डिंग के पास कितने % शेयर रहेंगे? हाँ, आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। होल्डिंग सब्सिडरी, अ कंपनी होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज सच कंपनी आर सब्सिडरी। बहुत बढ़िया। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। फिर से कंपनी का मतलब क्या होगा? हर तरह का बॉडी कॉर्पोरेट का सेक्शन क्या था? शाबाश। वेयर 87 डिफाइन सब्सिडरी कंपनी, फालतू की बात है। कंट्रोल और कंपोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सरसाइज द कंट्रोल मोर देन 1/2, 50% से ज़्यादा कंट्रोल आपके पास आ जाए, 50% से ज़्यादा कंट्रोल आपके पास आ जाए, कहीं अलग से लिखो, 50% से ज़्यादा कंट्रोल, 50.01 भी आ जाए तो आप क्या बन जाओगे? होल्डिंग। अब आप सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को परेशान करोगे और क्या बोलोगे? आपके डिसीजन नहीं चलने वाले, सारे किसके चलेंगे? हमारे। हम कौन सी कंपनी है? होल्डिंग। सारे डिसीजन किसके चलेंगे? बोले तुम्हारे पास शेयर कितने हैं? तो बोल रहे 50% से, देखो लैंग्वेज पढ़ो, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर either its own or together with one or more of its subsidiary company। खुद के पास हो या सब्सिडरी वगैरह सब मिला लो, आपके पास कंट्रोल किससे ज्यादा? अगर 50% से ज्यादा, तो कौन सा कंट्रोल? मतलब वोटिंग पावर। कंट्रोल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 27, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो कंट्रोल होना चाहिए आपके पास 50% ज्यादा, होल्डिंग बन जाओगे, बाकी फालतू बात है। फिर फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ कंपनी शेल बी डूम्ड टू सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। मतलब सब मिला मुलू के, दूसरी सब्सिडरी का भी मिला के, सबका मिला के आपके पास कंट्रोल कितना होना चाहिए? 50% से ज्यादा। अब मैडम हमको ये सबका मिला के वाली बात समझ में नहीं आई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, टाटा कंपनी को पहचानते हो? उसने रिलायंस कंपनी के 50% शेयर खरीद लिए, होल्डिंग बन गई? नहीं, 50 से ज्यादा। समझ रहे हो? ठीक। उसने क्या करा? रिलायंस के 25 खरीदे। कितने खरीदे? 25%। और जो उसकी सब्सिडरी थी ना रिलायंस, उससे भी थोड़े शेयर्स लिए। ऐसा करते करते वो 50 से ज्यादा पर निकल गए। तो क्या टाटा होल्डिंग बन गया? हाँ, किसी से भी शेयर लो रिलायंस के, बस तुम्हारे पास कितने आ जाने चाहिए? मोर देन 50%। समझ गए? कहीं से भी लाओ, बस ले आओ। कितने? 50 से ज्यादा। चलो ठीक। दूसरा वाला इतना काम का नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा बॉडी कॉर्पोरेट आती है, आपको पता ही है। एग्जाम्पल घर पे पढ़ लेना अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, या आप ही बता सकते हो। MDH मसाले कौन सी कंपनी है?
MDH मसाले कौन सी कंपनी है? टाटा ने उसके 50% से ज्यादा शेयर ले लिए। बताओ MDH मसाले क्या बन गई? पब्लिक कंपनी। अगर किसी प्राइवेट कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर पब्लिक कंपनी ले ले, क्या बोला मैंने? अगर किसी प्राइवेट कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर पब्लिक कंपनी ले ले तो प्राइवेट अपना एग्जिस्टेंस लूज कर देगी और कौन सी कंपनी बन जाएगी? पब्लिक। घुमा फिरा के पूछेंगे, अंडरलाइन कर लेना, ट्रिपल स्टार। एक भी लाइन आज की वेस्ट नहीं थी। और आपको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल पर जाओ, आपका फायदा नहीं हो तो आप बता देना। आप सिर्फ चैनल ऑन करके छोड़ दो, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। आपको रिवाइज करने रटने की जरूरत ही नहीं, ब्रेन ऑटोमेटिकली मेमोराइज कर ले। सुनते रहो लेक्चर में क्या लिखा है, ठीक है। फिर एसोसिएट कंपनी का सेक्शन है 2/6, आज का लास्ट। इसमें लिमिट थी 50 की, इसमें लिमिट है 20% की, बस। कितना परसेंट लिमिट दे दिया है? 20%। आप बन जाओगे एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2/6 वाली। कौन सी कंपनी बन जाओगे? एसोसिएट कंपनी। आपका वोटिंग पावर आ जाएगा, असेट्स पर आपका कंट्रोल रहेगा, ठीक है। तो आप एसोसिएट कंपनी बन जाओगे। अगर आपके पास 20% लिमिट नहीं है, क्या इसमें लिमिट गायब कर दी है? कहाँ पर है एक्सप्लेनेशन? हाँ है 20%, ठीक है। क्या लैंग्वेज है ध्यान देना, एटलीस्ट 20%, मोर देन नहीं लिखा है, मतलब 20 पे ही काम हो जाए। वहाँ मोर देन है, मतलब 50 से थोड़ा आगे बढ़ना पड़े, केस बदल जाए, कैलकुलेटर लेकर जाना। ये 20%, 50%, 2 करोड़, 100 करोड़, 4 करोड़, ये लिमिट काउंट करने के लिए दी जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ, कोई डाउट? आज का लेक्चर पूरा समझ में आया? ठीक है, थैंक यू।